हुमैरा का सवाल है सर सॉवरेंटी में पावर्स अनडिविजिबल होती हैं, मगर सेपरेशन ऑफ पावर्स भी हमने पढ़ा है, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड। ओके, ये बड़ा कंफ्यूज करता है जी सवाल। हमने सॉवरेंटी में पढ़ा कि सॉवरन की पावर्स इनडिविजिबल होती हैं। सॉवरन, इसको जरा प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी में एक कॉमन मिस्टेक जो करते हैं बच्चे वो ये होता है कि जो सॉवरन होता है ही हैज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, बट इट डज नॉट मीन कि सॉवरन के पास अथॉरिटी है तो सॉवरन के एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, तो वो सॉवरन अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन सॉवरेनिटी है। अब डिवाइन सॉवरन है, उसकी सॉवरेनिटी की पावर, सॉवरन पावर डिवाइड नहीं हो सकती उसकी। जो सॉवरन के पास अथॉरिटी है वो इनडिविजिबल अथॉरिटी है, वो डिवाइड नहीं हो सकती। लेकिन सॉवरन क्या करता है, उसके अंडर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं। इंस्टीट्यूशन ए है, इंस्टीट्यूशन बी है, इंस्टीट्यूशन सी है, कोई भी, यहाँ डिवाइन है या पॉपुलर है, कोई भी सॉवरेनिटी है, उसके अंडर में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, ए बी सी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इनके पास भी पावर होती है, बट इनके पास सॉवरन पावर नहीं होती। सॉवरन पावर इसके पास है, इनके पास डेलीगेटेड पावर होती है। इनके पास सॉवरन उनको अथॉरिटी देता है कि आप ऐसा कर लो। सो पावर्स इनके पास भी होती हैं, लेकिन एब्सोल्यूट पावर, सॉवरेनिटी का मतलब है कि सॉवरेनिटी का मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर्स। जैसे ये ऐसे ही है, मैं आसान लफ्ज़ में समझाऊं कि इख्तियार तो हम सबके पास होता है, लेकिन घर में हम छोटा मोटा फैसला खुद कर लेते हैं, बट फाइनल अथॉरिटी एक खास बंदे के पास होती है। अथॉरिटी हमारे पास भी होती है, बट एक लिमिटेड। सुप्रीम अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी रेस्ट विद पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। स्टेट के अंदर उस जो फाइनल अथॉरिटी है उसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं। तो फाइनल अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के पास पावर्स नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के पास पावर्स होती हैं, उनके दरमियान में फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है। So separation of powers is between the government organs. It is not the division of the power of the sovereign. It is separation of the powers between the institutions of the government. ये फर्क है जी दोनों के अंदर। I hope you understand that. अच्छा, फ्रांस का पीएम और प्रेसिडेंट के इलेक्शन एंड डिसमिस के वे, फ्रांस का प्रेसिडेंट डायरेक्टली अवाम इलेक्ट करते हैं साजिद, पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, और पीएम जो है वो इलेक्टेड नहीं होता, पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करता है। एक बात तो ये तय होगी। डिसमिसल की जहां तक बात आ गई, प्रेसिडेंट कैन बी डिसमिस्ड बाय इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के जरिए से प्रेसिडेंट को डिसमिस किया जा सकता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करने का तरीका यह है, दो तरीके हैं, या तो प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर सकता है या उसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से नेशनल असेंबली फ्रांस की डिसमिस कर सकती है। ये दो मेथड, आई होप इट्स क्लियर नाउ। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ऑफ फ्रांस का फंक्शन बता दें, आकिब ने पूछा। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ऑफ फ्रांस का बुनियादी मकसद है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जहां कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करनी हो, इट इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। नाम से ज़ाहिर है, इट दिस काउंसिल इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स इट। अच्छा, ठीक हो गया रिमशा, उस पर कर दूंगा। एक और सवाल है, इस टेबल के अलावा बाकी कंट्रीज लाइक जर्मनी एक्सेट्रा एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करेंगे? यस जी, जर्मनी और मलेशिया और ईरान को आप एमसीक्यूज के लिए, और एक दो ईरान के अंदर एक दो टॉपिक बता दूंगा, वो आपने तैयार भी कर लेने, आसान है, लेकिन एक दो टॉपिक और भी बता दूंगा, कर लेंगे। उसकी मैं एक शॉर्ट सी आउटलाइन बना के दे दूंगा आपको इंशाल्लाह। कभी कभी एमसीक्यूज उस पर नोट आ जाता है ईरान के अंदर। डॉक्टर सायरा ने पूछा, जी मैं एमसीक्यूज का लिंक शेयर करूंगा जुल्फकार आप लोगों के साथ। आई विल शेयर द लिंक ऑफ एमसीक्यूज। सायरा ने पूछा, सर व्हाट अबाउट द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, आई मीन हाउ इट कैन बी आस्क्ड एंड हाउ टू अटेम्प्ट इन पॉलिटिकल साइंस पेपर्स। सायरा, इसके ऊपर पॉलिटिकल साइंस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे 20 नंबर का सवाल नहीं आता। वो क्वेश्चन जनरली आता है कि यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, क्वालिफिकेशन और उसकी पावर्स वगैरह का सवाल आ सकता है, या यूएस प्रेसिडेंट का कंपैरिजन आ जाता है विद इंडियन प्रेसिडेंट या किसी और के साथ। उस कॉन्टेक्स्ट में आप इलेक्शंस लिखते हैं, लेकिन पूरा 20 नंबर का सवाल नहीं आता। एक चीज। दूसरी चीज, पॉलिटिकल साइंस में कैसे अटेम्प्ट करना है, आपने बहुत डेप्थ में नहीं जाना पॉलिटिकल साइंस में इलेक्शन मेथड पे, वो आता भी नहीं है उसमें सवाल। अच्छा, रिमशा का सवाल नीचे है, सर फ्रांस के प्रेसिडेंट को परसेंटेजेस चाहिए होते हैं?
इमशा आई डिडंट गेट द क्वेश्चन, अगर आप प्लीज खुद रीफाइट कर दें. Zanera, thank you for asking a very good question. अगेन पॉलिटिकल साइंस की डिबेट हम डेप्थ में नहीं जाते, इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया था. होता ये इस तरह के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब होता है तो वैसे तो जो भी एलिजिबल लोग होंगे दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द प्रेसिडेंट, वो कर सकते हैं अपने आप को एज अ कैंडिडेट. लेकिन वहाँ हमारे यहाँ शर्त ये है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको, जरा मुझे अब एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, लॉ वाले शायद कंफर्म कर पाएँ, मिनिमम 2 मेरे ख्याल में एमपीएस या एक एमएनए को नाम प्रपोज करना चाहिए. जब इलेक्शन कमीशन में डॉक्यूमेंट जमा करवाने जाते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होता है बेसिकली एंडोर्समेंट कह लें, नॉमिनेशन कह लें, फ्रॉम एटलीस्ट 2 एमपीएस. मैं नंबर पे मैं श्योर नहीं हूं, मेरे ख्याल में 2 एमपीएस है या एक एमएनए है, बट कुछ एमपीएस और या एमएनए की एंडोर्समेंट चाहिए होती है ताकि वो कहें कि जी हाँ हम इस बंदे को जानते हैं, वी एंडोर्स हिम फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ये मुझे इसलिए याद है, पाकिस्तान में एक कैरेक्टर है शायद, आपने शायद ना साइन चाहिए होते हैं, एग्जैक्टली रिमशा यही है. आपने शायद एंडोर्समेंट उसको हम कहते हैं या नॉमिनेशन कहते हैं. आप में से किसी ने शायद नाम सुना हो अंबर शहजादे का, पंजाब के अंदर एक कैरेक्टर है, किसी ने नाम सुना हो अंबर शहजादा? किसी ने नहीं सुना होगा आई गेस. बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. जरा यूजुअली यस, ऑब्वियसली जब पार्लियामेंट से इंडोर्स चाहिए इसका मतलब किसी पोलिटिकल पार्टी से बिलोंग करना हो चाहिए इसका, या पोलिटिकल पार्टी के साथ होना चाहिए. ये जरा लाल टोपी, हाँ एग्जैक्टली इस्मान, इस्मान वही वाले. आप जरा देखिएगा जी, उनको कभी सुनिएगा. मैंने उनसे इन पर्सन भी हमारी मुलाकात हुई है, बड़े सेशन हुए उनके साथ. जीसी से मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में. कॉमेडी कैरेक्टर है, फनी कैरेक्टर है, बट सीरियस कैरेक्टर भी है, शायरी भी करते हैं. अच्छा, वो मुशर्रफ के खिलाफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने गए थे. अंबर शहजादा नाम से है, शहजादा प्रिंस. अच्छा, वो एक इलेक्शन उनका कार्ड यूट्यूब पे या गूगल में इमेजेस में जाइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो उन्होंने ना एक दफ़ा हमें स्टोरी सुनाई. उन्होंने कहा मैं मुशर्रफ के खिलाफ 2007 में इलेक्शन लड़ने के लिए गया. मैंने इलेक्शन कमीशन में कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है. और आप शायद जानते हैं, वो फनी कैरेक्टर हैं, जो लोग जानते हैं उनको, वो एक गद्दे पे सवार होकर गए थे इलेक्शन कमीशन, लिटरली. और उसका गेटअप देख के आप परेशान हो जाएंगे देख के. तो गद्दे पे खड़े इलेक्शन लड़ने के लिए गए. तो जब वो इलेक्शन कमीशन गए तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको तो किसी 2 एमपीएस की एंडोर्समेंट चाहिए. वो एंडोर्समेंट चाहिए आपकी. तो उनका बयान जो कि रिकॉर्ड किया गया, अखबारों में भी आया था, उन्होंने कहा था कि मेरा एक गधा पाकिस्तान के 2 एमपीएस से ज़्यादा क्रेडिबल है. तो ही यूज्ड टू से दैट काइंड ऑफ थिंग्स. तो मुझे उससे भी थोड़ा याद है ये बात. तो चाहिए होती है. आई डोंट एग्री विद दैट स्टेटमेंट बाय द वे, बट जस्ट सेइंग इट. सो कहने का मकसद है कि एंडोर्समेंट चाहिए होती है. मुझे अब ये शो नहीं है कि 2 हैं या 5 हैं, बट कुछ एमपीएस की और एमएनए की चाहिए होती है. सेम विद फ्रांस, दुनिया भर के अंदर ये होता है. लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की डिबेट्स है, इसलिए हम पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस नहीं करते हैं. फ्रांस के अंदर भी चाहिए होगा, नंबर्स वेरी करेगा, वहां जनरल पब्लिक भी हो सकती है. नहीं जी, आई डोंट एग्री विद हिज टर्म बिकॉज दैट्स अ बैड स्टेटमेंट टू कोट. हम इंसानों को एनिमल से कंपेयर नहीं कर सकते. ह्यूमंस बुरे हों या अच्छे हों, दे आर ह्यूमंस ऑब्वियसली. बट एनीवे, लेट्स मूव जी, आई गेस टू, आई गेस चलते हैं. चार्ट जरा नासिर ओपन करना जरा प्लीज. चार्ट्स ओपन कर लें जी अपने पास, वो लास्ट जो हमने पूरा यूज करना है. मैं कर लूँ नासिर ओपन? हाँ आप कर लें, आप कर. किधर गया? ओके, अभी चार्ट आता है जी, हम डिस्कस शुरू करते हैं उस पर. हाँ ये वाला. जी
ओके मैं करूं? ओके अब ठीक है जी सर, आप करिए। ओके ओहो नहीं वो बहुत का तो हो जाता है, क्लिक करने से ना गायब हो जाता है। चैट ओपन करें सर। मैं करता हूँ सर ये इंडेक्स है। अभी आ जाइए, आगे आगे आगे। ओके सर। अच्छा ये सवाल है जी, जनेरा का सवाल इंपॉर्टेंट है। सर प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ही कैन नॉमिनेट समवन फ्रॉम लेजिस्लेचर पोस्ट ऑफ पीएम। नॉट समवन जनेरा, ही हैज टू नॉमिनेट द पर्सन जो कि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर हो, उसको नॉमिनेट करता है। मेजॉरिटी पार्टी को नॉमिनेट करता है, किसी को नहीं करता। बट बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको जरा मजीद जरा डिटेल में अगर आप देखें तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट का जो ओहदा है, मैं बात लेकर चलूँ जी जो ऊपर जुनैना ने की है। एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा ताकि मैं इस बात को आगे तरह लेकर चलूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे बताएं प्रेसिडेंट के ओहदे को हम टाइटल क्या देते हैं? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस? हेड ऑफ द स्टेट। अच्छा अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज। ये जो आपके क्वेश्चन आए प्लीज आपको मैं दोबारा क्वेश्चन पोस्ट करने पड़ेंगे, मैं जरा ताकि चूंकि पॉइंट पे लेके जा रहा हूं। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब है, जब इसी पॉइंट को जरा एक्सप्लेन करूं, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो पूरी स्टेट का हेड है। अब स्टेट का जो हेड होता है वो क्या गवर्नमेंट का भी हेड नहीं होता होगा? विल ही नॉट बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू? बिकॉज स्टेट के अंदर गवर्नमेंट भी आती है। कैसे हो सकता है कि जो स्टेट को हेड करता हो उसके सबऑर्डिनेट में जो 4 इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी और सॉवरेनिटी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो गवर्नमेंट का भी हेड ना हो, वो गवर्नमेंट से सुपीरियर होगा। नॉट अब्दुर्रहमान जस्ट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वो बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर होती है स्टेट, और वो स्टेट का भी हेड कहलाता है। यस वो नॉमिनल हो हमजा या जैसा भी हो, हेड तो कहलाएगा ना। ही विल बी द हेड ऑफ द, वो गवर्नमेंट के ऊपर भी होता है, पॉपुलेशन के ऊपर भी होता है, टेरिटरी के ऊपर भी होता है, स्टेट के ऊपर भी होता है, सॉरी सॉवरेनिटी के ऊपर भी होता है। अच्छा जरा प्लीज इस पॉइंट को जरा गौर सुनिएगा। अच्छा जरूरी है, जो मैं इसको अगर मैं दूसरे लफ्ज़ में कहूं, हेड ऑफ द स्टेट का जो रैंक है, द रैंक ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट that is higher than the parliament, higher than the prime minister, higher than the judiciary, etc etc। अब इसकी मैं आपको जरा थोड़ी एग्जांपल है, ये फिलॉसफी है पॉलिटिकल सिस्टम की, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको प्रेसिडेंट की जब पावर्स दिखवाई, मैंने कहा ही कैन ग्रांट पार्डन, बताया था ये बात। अब जुडिशरी सजा देती है, जुडिशरी सजा देती है, गवर्नमेंट के एक आर्गन में से एक आर्गन है जुडिशरी, वो सजा देती है। माफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं कर रहा, माफ कर रहा है हेड ऑफ द स्टेट, ट्रम्प कर रहा है। ऐसा ही है, ही कैन डू इट। और मैंने आपका जजेस अपॉइंट कौन करता है? उसमें हेड ऑफ द स्टेट कर रहा होता है सड़क। तो हेड ऑफ द स्टेट या प्रेसिडेंट कह ले, तो कहने का मकसद ये जुडिशियल फंक्शन भी उसका आ गया। फिर दूसरी बात आपको मैंने लिखवाई कि जो एग्जेक्टिव हैं, जिसमें मैंने आपको पीएम लिखवाया, जिसमें मैंने आपको कैबिनेट लिखवाई, जिसके अंदर मैंने बाकी इंस्टीट्यूशन लिखवाए, बाकी एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स, मैंने कहा उन तमाम को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। वो किसकी एडवाइस पे करता है वो अलग बहस है, बट अपॉइंट कौन करता है उनको या नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट करता है। सवाल यह है कि एग्जेक्टिव मामलात में भी उसकी अथॉरिटी है, जुडिशियल मामलात में भी है। इसी तरीके से मैंने आपको कहा था लेजिस्लेटिव अथॉरिटी भी है। और वो अथॉरिटी कैसे है? जो भी लेजिस्लेचर साइन करती है बिल, वो अप्रूवल कौन देता है? हु अप्रूव्स इट?
हेड ऑफ द स्टेट। तो याद रखिएगा, ये जो उसका रोल आप मुझे पीएम के हवाले से कह रहे हैं, ये पीएम के हवाले से कोई अनहोना रोल नहीं है। पीएम तो एग्जीक्यूटिव कहलाता है, वो तो लेजिस्लेचर को भी इन्फ्लुएंस करता है, लेजिस्लेचर के बिल्स को भी साइन करता है, वो तो जुडिशरी के डिसीजन को पार्डन भी कर सकता है। तो इसलिए ये कोई पॉइंट ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जब हेड ऑफ स्टेट या प्रेसिडेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं, यू आर नॉट जस्ट डिस्कसिंग द एग्जीक्यूटिव ओनली, यू आर डिस्कसिंग द लेजिस्लेचर। आप पूरे स्टेट का हेड बना रहे हैं उसको, ये उसका एक ब्रॉड। अच्छा, अब मैं इसको समझाने के लिए, छोटी सी बात को समझाने के लिए, आप में से कुछ लोग शायद जानते हो, जरूरी है हाई रैंक वाले बंदे के पास पावर भी ज्यादा हो, जिसका रैंक ऊपर हो उसके पास पावर ज्यादा हो? इज इट नेसेसरी? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं चले ऐसा करता हूं, मैं ग्रेड 18 में हूं, यूनिवर्सिटी लेक्चर ग्रेड 18 का होता है, और एक एसएचओ ग्रेड 15-16 का होता है, पावर किसी पास ज्यादा होती है? सिंपल सी बात है, एक पुलिस के सिपाही की पावर टीचर से ज्यादा होती है, एक सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा, नाउ अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, आप में से जो लॉ के लोग हैं, खासकर जो प्रैक्टिसिंग लॉ कर रहे हो, यस एब्सोल्युटली, जरा आपने बिल्कुल ठीक लिखा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, he is higher than chief of army staff, but COS is higher in powers. रैंक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ज्यादा होता है, बट आर्मी चीफ की पोस्ट ज्यादा होती है। दैट्स द पॉइंट। अच्छा, इसी तरीके से आप कोई लॉ से लोग जानते हो, हमारे आईजी की पावर में लिखा हुआ है, आईजी के पास में लिखा हुआ है दैट आईजी कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ एन एसएचओ। वो एसएचओ की पावर रख सकता है, अपने पास ले सकता है। कैन यू बिलीव? यानी एक बाकायदा जो पुलिस एक्ट है उसमें लिखा हुआ है दैट आईजी कैन एज्यूम द पावर ऑफ द लो रैंक पावर। तो कहने का मकसद ये होता है कि बाज़ वक़्त आपका रैंक ऊपर होता है बट पावर्स आर समवेयर एल्स। हेड ऑफ द स्टेट का रैंक ऊपर है बट उसकी पावर ज्यादा होगी, ये जरूरी नहीं है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में उसकी पावर कम होती है, गवर्नमेंट के हेड की ज्यादा होती है, पीएम की, लेकिन प्रेसिडेंशियल में उसका रैंक ऊपर है और पावर भी ऊपर होती है। अब ये बात समझ आ रही है? रैंक ऊपर है लेकिन पावर्स कभी ऊपर हो सकती है, कभी नीचे हो सकती है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। टाइटुलर हेड रिमशा मतलब जिसके पास बराए नाम इख्तियार हो सर। सात पार्लियामेंट्री में हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल में हेड ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जी मेरी बुक या एसएल कैले की बुक, जो बुक आपको जिससे समझ आ जाए वो अच्छी है। मेरी बुक से अगर आपको समझ आ रही है तो दैट्स एनफ, अगर नहीं आ रही फिर कैले की बुक ले लें। कैले की बुक में थोड़ा लेंथ ज्यादा है सर, दैट्स द प्रॉब्लम, अदरवाइज वो भी ठीक है। और कैले की बुक में सारे कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, जो लिखा हुआ है वो ठीक है बट उसमें है नहीं। ओके जी, ये बात समझ आ रही है आपकी? सायरा मेरे पास नहीं है कैले की सॉफ्ट कॉपी, आई विश होती। मरियम, हमने कोई नई टॉपिक डिस्कस नहीं किया, पुराने सवालों के जवाब दे रहे हैं, हमने नया टॉपिक कोई नहीं शुरू किया। नो, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होता जी, लेकिन हम लेजिस्लेचर का हिस्सा कहते हैं उसको, प्रेसिडेंट को। दुनिया भर में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है, वो एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा होता है, वो जुडिशरी का भी हिस्सा होता है। वो एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है, वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है, वो जुडिशरी का भी हिस्सा है। रिमशा, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस। रिमशा, जो मैं कराऊंगा वो पॉलिटिकल साइंस, जो मैं नहीं कराऊंगा वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। आसान तरीन डेफिनेशन, वरना उसके अलावा मेरे पास कोई और शॉर्ट डेफिनेशन है नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं, मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए करना। इस नहीं, जो उस वक्त की गवर्नमेंट होगी वही कराती है। वैसे इलेक्शन पाकिस्तान के हर मुल्क में अपना तरीका है ज़रा, पाकिस्तान में तो इलेक्शन कमीशन करवाता है, गवर्नमेंट नहीं करवाती।
लेकिन ऑब्वियस ही बात है जी, मैं आपको जब कंस्टिट्यूशन लॉ की डिबेट आती है तो मैं साथ बताता जाता हूं कि जितना आप डेप्थ में जाते जाएंगे ना, द मोर डेप्थ यू आर इन्वॉल्व इन, इट मींस आप जा रहे हैं उसके अंदर कंस्टिट्यूशन लॉ में जा रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट में इतनी डेप्थ नहीं है। ओके, ओ ये क्या होता है, चलें बाद में करते हैं इस पे। एक सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा जी मेरा, बस ठीक है। अब मुझे यहां से बस आ गया, मैं कर दी, चैट से ये देखो आ गया। ओके सर। तमाम स्टेट्स के अंदर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होता है, लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है, जुडिशरी का भी पार्ट होता है। इसीलिए तो वो अगर आप देखें तमाम हेड ऑफ द स्टेट की पार हमने पढ़ी थी, और वो पार ये पढ़ी थी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो एनुअल स्पीच करता है तमाम के साथ। ओके, लेट्स गो टू अपर हाउस जी। अपर हाउस पे जरा जाते हैं। मैंने रहीम बख्शी बोता आप देखी नहीं है, मैं इसकी कंपेयर भी नहीं कर सकता उसके अंदर जी, एनफ है एग्जैक्टली। जिस दिन आपको मुझे सवाल समझ नहीं आया तो अगर आप दोबारा लिखते प्लीज। अपर हाउस पे चलते हैं। अपर हाउस के नाम ऑब्वियसली सबसे पहले हमने यूके की बात की हुई है। यूके के अंदर अपर हाउस इज कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, पाकिस्तान में सेनेट, इंडिया में राज्यसभा, अमेरिका में सेनेट, और फ्रांस के अंदर भी सेनेट। टर्की में अपर हाउस का नाम क्या है जी? व्हाट इज द नेम ऑफ अपर हाउस इन टर्की? जो बताएगा। एक नाम है, वन हाउस नाम है, एक ही हाउस है, जीएनए नहीं कहेंगे, और कहेंगे एक ही हाउस है वहां पे। इट्स यूनिकैमरल। यस, यूनिकैमरा अच्छा लफ्ज है वैसे। जिस दिन पाकिस्तान में भी है, इन पाकिस्तान टू, वहां भी है। यस, इट्स अ सिंगल हाउस ही, एक ही हाउस है, अपर हाउस होता ही नहीं वहां पे। ओके, तो ये इसलिए देखिए मैंने लास्ट दो लाइनें ब्लैंक खाली छोड़ी हुई हैं, ये इनकी बात करेंगे। कंपोजिशन पे चलते हैं। अपर हाउस के मेंबर्स कितने होते हैं? यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं 800, पाकिस्तान में है 104, 245 इन इंडिया, यूएस में 100, फ्रांस के अंदर 348। अच्छा, इन मुल्कों में से एक मुल्क ऐसा है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नंबर्स कम कर दिए गए, बट प्रैक्टिकली भी कम नहीं हुए, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में 104 हैं करंटली, बट नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे मार्च 2021 में, उसके बाद नंबर्स हो जाएंगे 96। फाटा मर्जर के बाद से नंबर्स जो हैं वो 96 हो जाएंगे। तो अभी 104 बैठे हुए हैं लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली 104 मेंबर्स हैं पाकिस्तान में। बट अगर आप 2022 में देंगे या 21 में फेल हो जाएंगे तो फिर आप जाके जो है वो 104 96 कहिएगा। अभी आपने 104 ही कहने हैं। ओके, नेक्स्ट, क्वालिफिकेशंस। क्या क्वालिफिकेशन होती है? हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ द अपर हाउस? डिफरेंट, अच्छा सही, टर्म लिखिए। टर्म पहले, टर्म कितने साल के लिए होती है? जो यूके है जी, उसमें तो डिफरेंट है। कुछ तो लाइफ लॉन्ग है, मोस्टली लाइफ लॉन्ग ही होते हैं, दे आर देयर फॉर लाइफ अनलेस दे आर डिसमिस्ड। जैसे पिछले दिनों एक पाकिस्तानी लॉर्ड नज़ीर की डिसमिस हुई है मेंबरशिप। लॉर्ड नज़ीर की हुई है या किसी की हुई है? एक हेरासमेंट के ऊपर शायद किसी को किया हुआ, बट मोस्टली दे आर लाइफ लॉन्ग अंटिल दे रिटायर फॉर देमसेल्व्स। पाकिस्तान में टर्म है 6 इयर्स, इंडिया में 6 इयर्स, यूएस में 6 इयर्स, फ्रांस में 6 इयर्स। इनमें से यूएस में ये रिजाइन अंडर प्रेशर, जिशान ऐसा ही है, उनको डिसमिस करने की सिफारिश की गई बट उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया। अच्छा, जो यूएस है उसमें जो 6 इयर्स की टर्म है, उसके अंदर याद रखिएगा 6 इयर्स में से आफ्टर एवरी 2 इयर्स हर 2 इयर्स के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर। आफ्टर एवरी 2 इयर्स
1/3 मेंबर आर रिटायर्ड और उनकी जगह पे नए मेंबर्स आ जाते हैं। तो हर 2 साल बाद सेनेट में से 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। दैट्स हाउ इट हैपेंस जी ओवर देयर। ये आपको थोड़ा करना पड़ेगा, उसके अंदर अपडेट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान, बाकी तमाम मुल्कों में, पाकिस्तान में, इंडिया में और फ्रांस के अंदर जहां जहां 6 साल जी इलेक्शन होगा उनकी जगह पे वो रिप्लेस होंगे। और जो पाकिस्तान है, इंडिया है और फ्रांस है, वहां पे हाफ मेंबर रिटायर्स आफ्टर एवरी 3 years। वहां 3 साल बाद हाफ मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह दोबारा इलेक्शन होती है। अमेरिका में 1/3 मेंबर्स आफ्टर एवरी 2 years। पाकिस्तान, इंडिया और फ्रांस के अंदर हाफ मेंबर्स आफ्टर एवरी 3 years। आखिरी स्टेटमेंट, ये जो मैंने कंपोजिशन लिखी है, यूके में तो 800 मेंबर्स जनरली आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप जानते हैं देयर आर इक्वल सीट्स अमंग 4 प्रोविंसेस। हर सूबे से कितनी सीट्स आती हैं सेनेट में? अगर आप में से कोई जवाब दे पाए। हाउ मेनी सीट्स फ्रॉम ईच प्रोविंस? नॉट 26, 23। साथ आप जो कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाकी को मिला दें कोटा वगैरह को, 23 सीट्स थी, 23 फ्रॉम ईच प्रोविंस। तो 4 करके 92 बन जाएंगी। 92 के बाद 8 सीट हैं फाटा की, 100 हो गई, प्लस 4 सीट्स आर फ्रॉम इस्लामाबाद। 23 सीट जब मैं हर प्रोविंस की कह रहा हूं, उसमें अंदर कोटा की सीट शामिल हैं, टेक्नोक्रेट्स भी, माइनॉरिटीज भी, वो सारी शामिल हैं। सो 23 सीट्स फ्रॉम ईच प्रोविंस प्लस 8 फ्रॉम फाटा प्लस 4 फ्रॉम इस्लामाबाद। इंडिया में इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, इक्वल सीट्स फ्रॉम ईच प्रोविंस प्लस सम स्पेशल रिजर्व सीट्स। अमेरिका में इक्वल सीट्स फ्रॉम ईच प्रोविंस, ईच स्टेट, सॉरी अमेरिका में स्टेट कहते हैं। 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में से 2-2 लोग आते हैं। फ्रांस के अंदर प्रोविंसेस नहीं हैं, और वो प्रोविंसेस नहीं है, देयरफॉर वहां पे डिफरेंट रीजन से इक्वल सीट्स नहीं होती, डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट सीट्स होती हैं। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करता हूं। पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, तीनों मुल्कों में हर प्रोविंस से इक्वल नंबर ऑफ सीट्स। पाकिस्तान में 23 ईच, इंडिया में 23 नंबर नहीं है, डिफरेंट नंबर है, जितना भी नंबर है, प्लस सम अदर सीट्स होती हैं, वहां पे रिजर्व सीट होती है, जैसे हमारे यहाँ फटा की हैं, तो वहां पे डिफरेंट है। यूएस में 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में से 2-2 लोग आते हैं। फ्रांस के अंदर वहां पे डिफरेंट रीजन्स हैं, प्रोविंसेस नहीं हैं, और हर रीजन की सीट्स अपर हाउस में डिफरेंट होती है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन इट इज डिफरेंट। वहां पे इक्वल सीट्स हर रीजन से नहीं होती हैं। अहमद जिशान, आपका सवाल बहुत ही अलग सवाल है। इफ सीट्स आर नॉट इक्वल देन वुडंट इट किल द पर्पस ऑफ अपर हाउस? जिशान, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अपर हाउस? अहमद जिशान, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अपर हाउस का पर्पस है फेडरेशन को चलाना। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था फेडरेशन के लिए इट इज मस्ट टू हैव द अपर हाउस बाइकैमरल होना चाहिए, और उस अपर हाउस में हर छोटा हो सूबा या बड़ा हो, उसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। तो अहमद जिशान, आपके सवाल के जवाब में फ्रांस फेडरेशन नहीं है, यूके फेडरेशन नहीं है। अगर ये दोनों फेडरेशन नहीं है तो यहां इक्वल सीट ना भी हो तो क्या पर्पस ऑफ अपर हाउस इफेक्ट होगा जिशान? अगर यूनिटरी स्टेट हो और वहां इक्वल सीट्स ना हो तो वहां कोई इफेक्ट नहीं होगा। जिशान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैलिड है, बट क्योंकि फ्रांस में और यूके में यूनिटी है इसलिए फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान, इंडिया और यूएस तीनों फेडरेशंस हैं और तीनों में इक्वल सीट्स होना जरूरी होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म की बात भी हमने कर ली, क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ द अपर हाउस इन मुल्कों के अंदर? अच्छा, नहीं, एक मिनट, कहाँ चला जाता है? तो क्या चैट पे चली गई। ओके, अब आ गई, ठीक है, आ गई, कर दें आप।
ओके, लेट्स सी द क्वालिफिकेशन जी। डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल यूके के अंदर अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, वहाँ पे डिफरेंट क्वालिफिकेशन नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल सम आर लॉ लॉर्ड्स, जो लॉ के एक्सपर्ट होते हैं। सम आर हेरिडिटरी पीयर्स, जो नस्ल दर नस्ल उनको मेंबरशिप मिल जाती है। कुछ को क्राउन अपॉइंट करता है। तो डिफरेंट मेंबरशिप है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है। पाकिस्तान में एज 30 ईयर्स है, बाकी सेम एज नेशनल असेंबली, सिर्फ एज ज्यादा है। हमारे नेशनल असेंबली में एज कितनी चाहिए, अगर आप मुझे बता सके? 25 एग्जैक्टली। तो एज 30 यहां पे कर लें, बाकी सेम, सादे का मीन भी और सारी चीजें होनी जरूरी है। इंडिया में 30 ईयर्स, बाकी सेम एज लोकसभा। अमेरिका में आर दे 25 ईयर्स ओल्ड इन नेशनल असेंबली? मुस्तफा, मेरे ख्याल में बिलावल जब बने थे तो 26 साल के थे, मेरा ख्याल है। 29 साल के नहीं रिमशा, 29 साल के हो गए थे बिलावल। अच्छा, हाँ नहीं, वो मेरे ख्याल में 1988 में पैदा हुए थे। बेनजीर भुट्टो वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही वाज बोर्न। इंस्टा पर 29 लिखा है। अच्छा, अब इसमें मैं नहीं जवाब दे सकता जी, आप जनरेशन ज्यादा आगे है मुझसे। खैर, कमिंग बैक, अमेरिका में जाते हैं। अमेरिका के अंदर 30 ईयर्स एज चाहिए सेनेट का मेंबर बनने के लिए, बाकी वही है जो लोअर हाउस की हैं। एक दो चीजें और चाहिए अमेरिका में सेनेट के लिए मेंबर बनने के लिए। द पर्सन मस्ट बी द रेजिडेंट ऑफ यूएस फॉर 9 ईयर्स। मुझे बताएंगे लोअर हाउस में मेंबर बनने के लिए रेजिडेंट ऑफ यूएस कितने साल के लिए चाहिए? गुड, 7 ईयर्स। और प्रेसिडेंट के लिए कितना चाहिए? प्रेसिडेंट के लिए 14 ईयर्स चाहिए। प्रेसिडेंट के लिए 14 ईयर्स। चलिए मैं इसको तरतीब से चलता हूं। लोअर हाउस के लिए 7 साल, अपर हाउस के लिए 9 ईयर्स, और प्रेसिडेंट के लिए 14 ईयर्स। 7, 9, 14। लोअर हाउस 7, अपर हाउस 9, प्रेसिडेंट 14 ईयर्स। ये याद रखिएगा प्लीज डेट्स। और आखिरी शर्त, ही मस्ट बी द रेजिडेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। हर स्टेट से 2 मेंबर्स आते हैं अमेरिका में। तो कैलिफोर्निया से जो 2 मेंबर आएंगे, तो वो 2 मेंबर्स लाजमी होना, शर्त लाजमी है कि दोज 2 पीपल मस्ट बी द रेजिडेंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। वो कैलिफोर्निया से ही होने चाहिए, तो किसी और स्टेट का बंदा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। आगे चलते हैं फ्रांस के अंदर। जी सायरा, एग्जैक्टली। फ्रांस के अंदर 30 ईयर्स क्वालिफिकेशन चाहिए, बाकी सेम एज नेशनल असेंबली, जो फ्रेंच नेशनल असेंबली है। चार्ट से दैट 6 ईयर रिक्वायर्ड। हरीम, मेरी चार्ट पे 9 ईयर्स नहीं लिखा हुआ, प्लीज चेक कीजिएगा। 9 ईयर्स है जी रिमशा से। 9 है जी, 9 ईयर्स चाहिए, 6 साल नहीं चाहिए, मुझे गलती से कहीं हो गया होगा। एनीहो, नेक्स्ट पे चलते हैं, इलेक्शंस। इलेक्शन पे चलते हैं। इलेक्शन कैसे होते हैं अपर उसके मेंबर्स के लिए? यूके में तो इलेक्शन होते ही नहीं है, वहाँ तो अपॉइंटमेंट होती है, किसी को पीएम करता है, किसी को क्राउन करता है। और कुछ विरासत में, जिस तरह पैसे जायदाद मुंतकिल होती है, तो विरासत में मेंबरशिप भी मुंतकिल होती है वहाँ पे। एक तो ये डिफरेंट है, वहाँ पे यूके में कोई इलेक्शन नहीं होता। पाकिस्तान में दे आर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। हर सूबे की प्रोविंशियल असेंबलीज नॉमिनेट करती हैं, इलेक्ट करती हैं, सॉरी, उनको। उसका एक अलग मेथड होता है इलेक्शन का। सन या डॉटर, जुल्फकार दोनों हो सकते हैं। इंडिया में स्टेट लेजिस्लेचर्स, इंडिया में चूंकि प्रोविंस को स्टेट कहते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर्स। अमेरिका में हर स्टेट डायरेक्टली इलेक्ट करती है 2 सेनेटर्स को। इन यूएस द सेनेटर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। अमेरिका में भी पहले इनडायरेक्टली उनकी स्टेट्स की असेंबलीज इलेक्ट करती थी, बट प्लीज करेक्ट मी अगर 17th अमेंडमेंट के बाद, शायद, मुझे नहीं पता कौन सी अमेंडमेंट है, बट शायद 17th अमेंडमेंट के बाद दिस प्रोसेस हैज बीन चेंज। अब डायरेक्टली अवाम इलेक्ट करती है उनको। और आखिरी है इधर फ्रांस, वहां पे दी सेनेट मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू रीजनल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। वहां प्रोविंसेस होते नहीं हैं, तो रीजनल गवर्नमेंट्स और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो इलेक्ट करती हैं। 17th अमेंडमेंट है, ओके, दैट्स ग्रेट।
ओके जी, लेट्स गो टू फंक्शंस एंड पावर्स। फ्रांस के अंदर रीजनल स्टेट्स, रीजनल और लोकल गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट करती है उनको, सेनेट के मेंबर्स को। लेट्स गो टू पावर्स। अपर हाउस की पावर्स क्या होती हैं? बड़ी आसान सी हैं। तमाम मुल्कों में अपर हाउस का पहला लेजिस्लेशन से रिलेटेड फंक्शन ये है टू मेक लॉ, टू अमेंड लॉ, टू रिपील लॉज अलॉन्ग विद द लोअर हाउस। लोअर हाउस अपर हाउस के साथ मिलकर लॉज बनाते हैं, लॉ को अमेंड करते हैं और लॉ को रिपील करते हैं। तमाम मुल्कों के अंदर, चाहे यूके हो या चाहे फ्रांस हो, तमाम में सेम पावर्स हो। दोनों हाउसेस की ऑलमोस्ट पावर इक्वल होती है। एग्जीक्यूटिव पावर से क्या मतलब है? एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या कंट्रोल होता है? व्हाट इज द कंट्रोल ऑफ द अपर हाउस ऑन एग्जीक्यूटिव? तो अगर आप देखें पहले 3 मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया और यूके, इनमें अपर हाउस कैन ओनली डिबेट द एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज। वो डिबेट कर सकते हैं, कोई मेजर कंट्रोल नहीं होता। ना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ना उनके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ना उनके साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अपर हाउस में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं होता, तो अपर हाउस की पावर एग्जीक्यूटिव के ऊपर बहुत लिमिटेड। डिबेट कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, क्रिटिसाइज कर लेते हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, बट कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं ले सकते अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में अपर हाउस ना सिर्फ डिबेट करता है बल्कि कंट्रोल भी करता है, और वो कंट्रोल सिर्फ प्रेसिडेंट को नहीं करता, एग्जीक्यूटिव की बाकी लोगों को भी कर सकता है। वो कैबिनेट को भी कंट्रोल करते हैं। वो इम्पीचमेंट अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ कर सकते हैं तो वो इम्पीचमेंट अगेंस्ट दी कैबिनेट भी कर सकते हैं। वो इम्पीचमेंट उनकी ब्यूरोक्रेसी को भी कर सकते हैं। सो वहां पे इम्पीचमेंट का एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। वो इन्वेस्टिगेशन अपर हाउस कर सकता है अगेंस्ट दी एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट के खिलाफ, प्रेसिडेंट के किसी कैबिनेट मेंबर्स के खिलाफ उनको इम्पीच भी कर सकते हैं। अच्छा, इम्पीच भी और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। और एक और फंक्शन है वहां पे, ऑल द एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स आर कंफर्म्ड बाय द ऑफिशियल्स, all the appointments are confirmed by the Senate. Senate confirms the appointment of the officials. True, Saira, true. Yes, Mustafa, yes. आगे फ्रांस में चले जाएंगे। डिबेट्स एग्जीक्यूटिव पॉलिसी, यस जी, अपर हाउस कैन ओनली डिबेट दी एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज। फ्रांस के अंदर भी सेनेट की ज़्यादा पावर नहीं होती, वो मैक्सिमम डिबेट और डिस्कशन कर सकते हैं। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। यूके में तो इम्पीचमेंट नहीं होती, बट बाकी तमाम मुल्कों में अपर हाउस एंड लोअर हाउस हैव द पावर्स टू इम्पीच। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था इम्पीचमेंट स्टार्ट किस हाउस से होती है? वेयर डज इट स्टार्ट? द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर हाउस। तो एक मामले में, तो इस मामले में अपर हाउस की पावर थोड़ी कम है, लेकिन लोअर हाउस से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास होती है। फिर जब अपर हाउस में जाता है, व्हेन इट गोज इनटू द अपर हाउस, वहां कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है? 2/3 मेजॉरिटी। नो, असद वहां नहीं होती, वहां नहीं होती, अमेरिका में नहीं होता। सो ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का जो टर्म है, जिसे पार्लियामेंट्री में होती है। ओके, सो अपर हाउस से 2/3 मेजॉरिटी से इंपीचमेंट प्रोसेस होता है। वहां पे अपर हाउस एज ए ज्यूरी काम कर रहा होता है तमाम मुल्कों के अंदर। एक और डिफरेंस ये है इम्पीचमेंट में, पाकिस्तान, इंडिया और फ्रांस में सिर्फ प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है। अमेरिका में प्रेसिडेंट की भी होती है, कैबिनेट की भी होती है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी की भी होती है, जजेस की भी होती है, एम्बेसडर वगैरह की भी इम्पीचमेंट होती है। वहां तमाम की हो सकती है इम्पीचमेंट। मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर पे जाएंगे तो हमने पहले भी कहा था कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जो है वो लेजिस्लेचर का काम है। अपर हाउस प्लस लोअर हाउस दे डिक्लेयर वॉर टुगेदर, दोनों मिलकर वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं तमाम मुल्कों के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर चले जाएं, फिर वही वाली पावर जो हमने लोअर हाउस की देखी थी, दे हैव द सेम पावर्स। लोअर हाउस प्लस अपर हाउस, दे बोथ हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर। एक हाउस करेगा, फिर दूसरा हाउस करेगा, और वो कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। अमेरिका में 7 कांग्रेस के बाद 3/4 ऑफ द स्टेट्स आल्सो नीड टू अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। वहां पे वो पावर भी उनके पास होती है। अच्छा, फिर
आगे चलते हैं जी। उसके अंदर डिप्लोमेटिक पावर्स के ऊपर अगर हम जाते हैं, नहीं चाइना में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो उसमें है, टर्की में। ओके, डिप्लोमेटिक पावर्स पे जब जाएंगे तो डिप्लोमेटिक पावर्स में जो यूएस यूके है वहां पे अपर हाउस कैन डिबेट द फॉरेन पॉलिसी। अपर हाउस फॉरेन पॉलिसी पे डिबेट कर सकता है, नथिंग मोर नथिंग लेस। पाकिस्तान और इंडिया में भी जो अपर हाउस है, डिबेट का आउटकम क्या होता है हमारा? कैथारसिस। वो अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं, अपने एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर देते हैं, नथिंग मोर। ओके, नाउ यूएस में और सी मकसद ही है, मकसद ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपना ओपिनियन दे देना बस, और कुछ है भी नहीं। अमेरिका के अंदर अपर हाउस की पावर्स इंपॉर्टेंट है, रेटिफिकेशन ऑफ टीटी अलॉन्ग विद द लोअर हाउस। अच्छा ज़रा प्लीज़ यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट कर लें। मैंने कल इसको, मुझे डाउट था और मैंने कल जाके दोबारा इसको पढ़ा है। मैंने कल आपको कहा था कि रेटिफिकेशन रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द कांग्रेस, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उसमें यही लिखा हुआ है आर्टिकल 2 के अंदर, दैट रेटिफिकेशन ऑफ टीटी कैन ओनली बी आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम सेनेट। सेनेट से चाहिए होती है। सायरा पता था तो कल क्यों नहीं बताया मुझे? आई वॉज रॉन्ग येस्टरडे, मुझे करेक्ट किया करें प्लीज इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। तो सेनेट करता है जी, लोअर हाउस का रोल नहीं होता है इसके अंदर। नो मुस्तफा, मैंने नोट में ये लिखा था। अच्छा, मैंने कल करेक्ट करवाया था। जी, अलॉन्ग विद वाला कट कर दें। मेरा नहीं ख्याल मैंने कल ठीक करवाया था, बट अगर करवाया था तो फिर मेरी मेमोरी नहीं होगी। आसान, जहां भी लिखना है आपने ये लिखना है कि जी अमेरिका में ट्रीटी की रेटिफिकेशन जो होती है, अच्छा करवाया था, अमेरिका में ट्रीटी की जो रेटिफिकेशन होती है वो सिर्फ सेनेट करता है, लोअर हाउस नहीं करता। लोअर हाउस नहीं करता। जी, तमाम अपॉइंटमेंट्स 3 बार मैंने कहा है, तमाम अपॉइंटमेंट्स, चौथी बार कह रहा हूं, कंफर्मेशन चाहिए होती है उसकी सेनेट से। ओके, ये बात याद रहेगी जी। ओनली सेनेट, ओनली सेनेट। सब ज्यादा चला उसे ओंकली से याद रहेगा हमें। आई नो टाइपिंग मिस्टेक है, बट ओंकली सेनेट जी, ये याद रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ऊपर भी करेक्ट लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब लोअर हाउस था तो मेरे ख्याल में लिखा हुआ ये था कि लोअर हाउस में, कि लोअर हाउस जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर करता होता है, बट यूएसए में जो रेटिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपर हाउस करता है। ये याद रखिए, लोअर हाउस का कोई रोल नहीं होता। फ्रांस के अंदर दोनों हाउस करते हैं। यस बोथ। नीचे जाते हैं जुडिशियल पावर के ऊपर। यूएस में, अच्छा यूके में, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो अपर हाउस है, इट अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट में उसका एक रोल होता है, खासकर जो लॉ लॉर्ड्स हैं, दे हैव अ रोल ओवर देयर। पाकिस्तान में द अपर हाउस सेनेट हैज अ लिमिटेड रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस की अपॉइंटमेंट में सेनेट का एक लिमिटेड रोल होता है, जिसको हम पढ़ेंगे जाके। पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है जिसके अंदर सेनेट के भी मेंबर्स होते हैं, वहां पे एक रोल है। इंडिया में अपर हाउस हैज नो रोल इन जजेस या जुडिशरी से रिलेटेड कोई रोल नहीं है। यूएस के अंदर द सेनेट कंफर्म्स द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट्स। अच्छा, मैं बार बार लफ्ज फेडरल कोर्ट्स इस्तेमाल कर रहा हूं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ फेडरल कोर्ट्स अलग होती हैं। ये बात आपको मैंने उस वक्त लिखवाया था जब मैंने आपको क्या लिखवाया था, जब मैंने आपको फेडरेशन पढ़ाई थी, आपको याद है? अमेरिका में फेडरल कोर्ट्स अलग होती हैं, स्टेट कोर्ट्स अलग होती हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट्स ही हैं सारी। अच्छा, जुडिशरी के लेक्चर में था।
मुझे लगता है फेडरेशन था, बट जो भी था बताया हुआ। तो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट और जो फेडरल कोर्ट्स हैं उनके जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसकी कंफर्मेशन होती है सेनेट से। अपॉइंट कौन करता है उनको? हु अपॉइंट्स देम? यूएस में हर स्टेट ये प्रेसिडेंट करता है एग्जैक्टली और उनकी कंफर्मेशन जो है वो सेनेट कर रहा था। लास्ट पे चलते हैं जी। फ्रांस के अंदर 1/3 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट। ये भी कल बात मेरे ख्याल में बता चुका था। टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के कितने मेंबर्स होते हैं? 9 एग्जैक्टली। सायरा सिर्फ एक छोटी सी चेंज ये करनी है, 1/3 मेंबर्स बाय द सेनेट नहीं कहना, बाय द सेनेट प्रेसिडेंट। 1/3 आर अपॉइंटेड बाय द सेनेट प्रेसिडेंट, 1/3 आर अपॉइंटेड बाय द National Assembly President, and 1/3 are President of France. And that is all about it जी। यही सारा कुछ था कॉन्स्टिट्यूशन पे। अपर हाउस पे कुछ सवाल पूछना है पूछें, फिर मैं कुछ और डिस्कशन पे जाऊंगा सर। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का फंक्शन आपके मैंने आपके कहने में पहले भी रिपीट किया था, दोबारा करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का बेसिकली एक ही काम है और वो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनको इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नवीद, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंफर्मेशन एंड अप्रूवल? अप्रूवल का लफ्ज़ और होता है, कंफर्मेशन का लफ्ज़ और होता है। नवीद, टेक्निकल डिफरेंस पे जाने के बजाय कंफर्मेशन से मतलब यह है कि जो प्रेसिडेंट है उसके इख्तियार को चैलेंज, अगर आप अप्रूवल लिखेंगे देन दैट वुड गिव एन इंप्रेशन दैट अपॉइंटमेंट इज नॉट द राइट, सेनेट अपॉइंट्स देम। तो यहाँ पे इस केस में सेनेट ओनली कंफर्म्स नॉट अपॉइंट्स। अप्रूवल का मतलब ये होगा कि अथॉरिटी अप्रूवल करने वाले की है, कंफर्मेशन में अथॉरिटी रिमेन्स विद द पर्सन हु मेक्स द अपॉइंटमेंट। Mustafa sir, ratification of treaties is only done by the Senate in US. That was the correction, right? Yes, exactly, Mustafa. Yes. सनान ने पूछा रोल ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन जजेस अपॉइंटमेंट। सनान, हाउस ऑफ लॉर्ड में होते हैं लॉ लॉर्ड्स। जजेस की 2009 से पहले तो सुप्रीम कोर्ट होती नहीं थी। उसके बाद से जब सुप्रीम कोर्ट बनी है तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट होते हैं वो लॉ लॉर्ड्स की रिकमेंडेशन पे होते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर एक सिलेक्टेड मेंबर्स हैं जिनको लॉ लॉर्ड्स कहते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पे होते हैं। अच्छा, अब तमाम अपर हाउसेस में सबसे ज्यादा पावरफुल अपर हाउस किसका है? यूएस का। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ग्रेट। अपर हाउस पे कोई सवाल पूछें जी और? ओके, फ्रांस के अंदर अपर हाउस जो है सेनेट, वो उसको इलेक्ट करती है वहां की लोकल गवर्नमेंट और उनकी रीजनल गवर्नमेंट। प्रोविंस की जगह पे रीजन होता है और फिर लोकल गवर्नमेंट होती हैं, वो अपर हाउस को इलेक्ट करते हैं। फ्रांस की जुडिशियल पावर्स ज्यादा हमने नहीं पढ़ी। फ्रांस की जुडिशियल पावर्स उसकी बात कर रही हैं, अपर हाउस की सेनेट की बात कर रही हैं ज्यादा। उस्मान, नो नो। अच्छा, जी अपर हाउस, फ्रांस के अंदर अपर हाउस जो है उसका जो सेनेट कहलाता है, उसका जो प्रेसिडेंट है सेनेट का, जो उसका हेड करता है, प्रिजाइड करता है, उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। ही अपॉइंट्स 1/3 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। रिमशा एज सच नहीं करवाएंगे, जुडिशियल उसका स्ट्रक्चर में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव वाला। वो कभी कभी सवाल आता है जुडिशियल स्ट्रक्चर पे, मैं हल्का सा जिक्र करूंगा लेकिन डिटेल से नहीं जाएंगे उसके ऊपर। शबाज, आपका सवाल क्या है?
If a state wants to shift from parliamentary to presidential like Pakistan, what are the implications in terms of government? Implications किसके ऊपर शहबाज? स्टेट के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, पाकिस्तान की फेडरेशन के ऊपर, या जनरली? तो स्टेट का मतलब जनरली क्या होता है? पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल में जाएंगे तो पाकिस्तान की स्टेट वीक हो जाएगी फर्दर, एक जुमले में, और उसके अंदर जो स्मॉलर प्रोविंसेस हैं उनके इख्तलाफात बढ़ जाएंगे और पंजाब डोमिनेट करना शुरू कर देगा इन अ सिंपल लैंग्वेज. सो यू आर डूम्ड. आपके यहाँ नेशनल इंटीग्रेशन विल बी मेजर थ्रेट. कैसे? अगर बात करेंगे तो उस पर भी बात कर लेते हैं. जी सारे मैं भी इसके ऊपर चले हल्का सा जिक्र करूंगा फ्रांस का, अभी करता हूं. अभी सिर्फ अपर उस पे, इस पे जो पूछना अपर उस पे पूछे, फिर मैं उस पे बाकी क्वेश्चन मैं आपके ले रहा हूं. और शहबाज अभी वैसे पाकिस्तान का हमने करना है, हम अभी पाकिस्तान के सिस्टम पे भी आएंगे. मैं शहबाज इसको इसलिए अभी डिटेल में नहीं बात कर रहा. नो जुल्फिकार, पाकिस्तान इज नॉट अ कन्फेडरेशन. पाकिस्तान पे भी ना पूछें जी, ये इन मुल्कों में अपर हाउस पे पूछें जरा. अगर कोई सवाल नहीं है फिर आगे चलते हैं, फिर मैं चलता हूं आगे बाकी डिबेट. हाँ ये सवाल इंपॉर्टेंट है. जजीना आपके सारे क्वेश्चन पब्लिक प्राइवेट आते हैं, पब्लिक क्या करें प्लीज. आप यस, उन्होंने पूछा जी पेपर में सवाल कैसे आता है. पेपर में सवाल मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो इंडिविजुअली आता है या कंपैरिजन में आता है, दोनों तरह से आ सकता है. मनूर यस, आंसर इज यस. ओके, अच्छा मैं थोड़ा इन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जरा दे दूं जी. मैंने उस वक्त नहीं दिया था, मेरी तरफ से माजरत. मुझे एक छोटा से एक फाइल होगी एक्सेल की जो मैंने आपके साथ दोबारा शेयर करनी है बाद में जाके, लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन में देना चाह रहा हूँ ताकि ये जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं ये बने कब थे, इनका मतलब कंपैरिजन थोड़ा सा आइडिया आपको देना चाहता हूँ इसके बारे में. ये पेपर में नहीं लिखना आपने, लेकिन इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं. जब किसी सवाल था पहले भी इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ये जो डिबेट अभी मैं करूंगा हर मुल्क की, तो आपने लिख सकते हैं. तमाम कोई भी क्वेश्चन आ जाए इन मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आप ब्रॉड सा आइडिया जो इंट्रोडक्शन मैं पॉइंट बताऊंगा ये आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा. हर क्वेश्चन में कंपैरिजन नहीं करना, कंपैरिजन का सवाल है तब करना है वरना नहीं करना. जी अब्दुलरहमान, आंसर इज यस. मुस्तफा, इज इट इनफ? ये आपने बताना है, मैंने नहीं बताना. ये चार्ट इज मेंट टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइड यू द स्ट्रक्चर. सवाल है जी पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो पेपर अटेम्प्ट करना है लिखकर. आपने लिखकर अटेम्प्ट करने पेपर. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने इंट्रोडक्शन लिखना है. क्वेश्चन आपने इंट्रोडक्शन लिखना है. इंट्रोडक्शन अभी बताने लगा हूँ, आप उसमें से क्या लिखेंगे चीजें, और फिर बाकी चीजों पे आएंगे डिबेट में. लेट्स स्टार्ट. थोड़ा सा आइडिया. नो जरा ये जो आपने बात की है ये पाकिस्तान के लिए है. अमेरिका में फॉर एग्जांपल अपर हाउस जॉइंट सेशन नहीं होता, इंडिया में जॉइंट सेशन नहीं होता. ये बात जो आपने लिखी है ये सिर्फ पाकिस्तान में होती है. इन दैट केस जब जॉइंट सेशन होता है फिर ओवरऑल मेजॉरिटी देखी जाती है, फिर हर हाउस को अलग से नहीं किया जाता. ओके अच्छा, अभी आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को ना लिखिएगा प्लीज. अभी आप सिर्फ जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं ये आपने नोट करने हैं. अच्छा यूके से स्टार्ट करते हैं. थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में देना चाह रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हैं, कब बने थे, आर्टिकल्स किसने बनाया था, आर्टिकल्स कितने हैं, मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. जी शहबाज, अभी हुई है जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का हमारा, कुछ बड़े अरसे बाद हुआ है जॉइंट सेशन. लेकिन पाकिस्तान में होता है, दुनिया में नहीं होता है कॉन्सेप्ट जॉइंट सेशन का. यूके, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं इनका इसका भी चार्ट बना हुआ है मेरे पास, वो मैंने शायद शेयर नहीं किया हुआ, वो आपको मिल जाएगा चार्ट. यूके बहुत से लोग जानते होंगे, यहां पे यूके के अंदर
जो एक बेसिक चीज ये है, दे डू नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. UK does not have any constitution of its own. In UK, law is supreme. Every law is the supreme law. Constitution अलग से document नहीं है वहां पे. There is no separate document of the Constitution in UK. Law क्या है वहां पे? वहां पे law is present in different forms. Some laws are passed by the parliament. Some are historical documents. Some are agreements. Some are conventions. ये जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के सोर्सेज हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सवाल इन पे आता है, पॉलिटिकल साइंस में नहीं आएगा. बट समझने के लिए जरूरी है, आपको जानना जरूरी है. बस पार्लियामेंट भी लॉ बनाती है, हिस्टोरिकल कोई एग्रीमेंट्स हैं जैसे मैग्ना कार्टा वगैरह है, वो भी हो सकते हैं, ट्रीटीज वगैरह भी हो सकती हैं, कन्वेंशंस या रवायात भी हो सकती हैं, ट्रेडिशंस, कस्टम्स. अलग चीजें, कन्वेंशन अलग है, यूजेज या कस्टम अलग है, बट दे कैन बी लिंक टुगेदर. इन तमाम हिस्टोरिकल जो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, पार्लियामेंट के जो एक्ट्स लॉ पास हुए हैं, जो रवायात चल रही हैं, ये सारी मिलाकर उनका लॉ बनाती हैं. तो कोई कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है लॉ. और मुझे याद है जब मैं आपको कंपल्सरी पढ़ाता था करंट अफेयर्स, तो मैंने कहा था, एक लफ्ज़ यूज किया था, दे डू नॉट हैव द कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन. पता नहीं आपको याद है नहीं याद, ये हमने उस वक्त किया था जब हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ते थे. अब वो इतनी पुरानी बात होगी, मुझे भी याद नहीं मैंने कब कहा था, बट आई रिमेंबर हमने कहा था. आपकी मेमोरी लोगों की शार्प हो गई है. गुड. यस, इट्स अनरिटन. कंप्लीटली अनरिटन तो नहीं कहेंगे नोबल इसको, बिकॉज कुछ पार्ट रिटन भी है इसका, लेकिन अनकोडिफाइड का लफ्ज ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा. इट्स मोस्टली इट्स पार्टली अनरिटन, बट इट्स टोटली अनकोडिफाइड. इट्स पार्टली अनरिटन, कुछ पार्ट रिटन भी है, बट टोटली अनकोडिफाइड. इट्स नॉट अ वेल ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. निमिषा, वेल का लफ्ज हटा दें, इट्स नॉट इवन अ ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. वेल जी हमजा, यस दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. सो एक तो ये ध्यान रखें. तो अगर आपसे कोई पूछे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, व्हाट विल बी योर आंसर? नो डेट्स. इसके कितने आर्टिकल्स हैं? नो डेट्स. यस, इट्स ओनली द लॉ विच हैज इवॉल्व. इसके लिए हम फिर लफ्ज यूज करते हैं, इट इज एवोल्यूशनरी एंड ऑर्गेनिक. इट इज एवोल्यूशनरी एंड ऑर्गेनिक. लेट्स गो टू पाकिस्तान. अब पाकिस्तान की बात करते हैं. पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? व्हेन वाज आवर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड? 1956. खाली 56 लिखा है जुल्फकार, ये 1856 भी हो सकता है शहबाज. 1956. अच्छा, तो क्वेश्चन इज, फिर उसके बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1962 में, तीसरा बना 1972 में, और फिर चौथा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1973 में. जुल्फकार, पाकिस्तान उस दिन बन गया था जिस दिन पहला हिंदू मुसलमान हुआ था. ये पाकिस्तान स्टडी में लिखा हुआ है. आप ऐसे ना कहें पाकिस्तान नहीं था, रूहानी तौर पर था. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट. जी 1972 में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था. इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है, फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बट था तो कॉन्स्टिट्यूशन. 1972 में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, एनीहो, हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं, द करंटली एप्लीकेबल कॉन्स्टिट्यूशन है, करंटली एनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने था?
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? नहीं, भुट्टो साहब घर में बैठ के बनाया था उन्होंने, भुट्टो साहब ने। ऐसे नहीं कहेंगे पेपर में आप। इट वॉज द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। नो, यस, पार्लियामेंट कह सकते हैं आप। भुट्टो साहब कभी ना कहेगा प्लीज। भुट्टो वॉज ओनली द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट द पर्सन हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमेशा याद रखिएगा, इट वॉज द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान या नेशनल असेंबली कह लें, उसने बनाया था। आप ये कह सकते हैं भुट्टो साहब की लीडरशिप ने बनाया था। इट वॉज प्रेजेंटेड, इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड बाय, इट वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भुट्टो साहब, बस। या इन द टाइम ऑफ भुट्टो। भुट्टो का टाइम तो खैर अभी भी है, भुट्टो तब भी जिंदा है, लेकिन भुट्टो साहब के लीडरशिप में बनाया गया था, लेकिन बनाया जो है वो पार्टी ने था, सारा पार्लियामेंट ने। अच्छा, हमारी 73 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स, यस, ड्यूरिंग भुट्टो जीरा, एग्जैक्टली कितने आर्टिकल्स हैं 73 कॉन्स्टिट्यूशन में? 280, गुड, 280 आर्टिकल्स हैं। 12 चैप्टर्स हैं, ये मुझे नहीं पता सेक्शन कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं हमजा, ये आप याद कर लें, बट 280 आर्टिकल्स हैं। गुड, आगे चलते हैं इंडिया में। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑब्वियसली रिटन भी है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? एनी गेस? रिमशा इसमें लिखा हुआ है सेकंड वाले में, मेरे बुक के अंदर सेकंड टेबल पे लिखा हुआ है 1950 जी, 1950 मेरी बुक के चैप्टर में लिखा हुआ है ये सारा टेबल। वो पाकिस्तान का लिखा हुआ है, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का। अच्छा, इंडिया का 1950, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 बना था। 25 जनवरी या 26 जनवरी, 26 जनवरी मेरे ख्याल में, 26 जनवरी मेरे ख्याल में। अच्छा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? हु मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन? एनी गेस? तो का नो साथ, नो 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 नो। अब मजा आएगा ना, पता चलेगा जरा, अब पता चलेगा इंसान थे वाकई। चले बता देता हूं जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको पार्लियामेंट नहीं कह सकते आप। यस जनेरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, साथ आपने भी ठीक कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इस पार्लियामेंट ही कहते हैं, बट उस वक्त टाइटल उसका था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी डिड मारिया, लेकिन वो 56 कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। एनीहो, नेक्स्ट, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कितने हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स? 7 ने ऊपर लिखे थे, बट देखना चाह रहा हूं कि मेमोरी कितनी है आपकी। साथ देखा 456, 457 जी। साथ मुझे शबाज आप दोनों का नंबर्स का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि उससे नंबर ऐड होते हैं, सो मैं एज्यूम कर रहा हूं 456, बट मुझे कंफर्म नहीं है। 4368। साथ खुदा का खौफ करो, क़यामत वाले दिन इस पे आपको हिसाब किताब होना है, आपका इंडिया वालों ने आपको सू करना है। अच्छा, गलती से टाइप, आई अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, जितने भी हैं जी। अच्छा, मारिया लिखा 470, मुझे इसका नंबर नहीं कंफर्म जी, अकॉर्डिंग टू गूगल, ठीक है। आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, मुझे नंबर नहीं पता। बट जब ये बना था, जब ये बना था तो उस वक्त 395 आर्टिकल थे रिमशा, इसलिए मैंने वहां पे लिखा। अब नंबर ऐड हुए हैं, आप इस नंबर को ऐड कीजिएगा। आपको आपने काम करना है, आपने काम ये करना है कि आपने गूगल पे जाके इंडिया की लोकसभा या गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन उठाना है, उसमें से आर्टिकल देखने हैं। मैं भी कोशिश करूंगा देख लूं, लेकिन आप भी देख लीजिएगा उसके अंदर जितने लिखे होंगे। यस, इट्स द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का है। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखिए। आगे चलते हैं, इंडिया के बाद अगला था यूएसए। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? व्हेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड, एनफोर्स कब हुआ था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन?
गुड साथ 1978 जरा आज आप सारों को कुछ हुआ हुआ है 1789 आई अंडरस्टैंड 1789 है जी शहबाज आई डोंट थिंक दैट वे जस्ट सेइंग इट लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली मींस दैट असल में इंडियन स्टेट की मजबूरी है ना इट्स वर्ल्ड्स मोस्ट डाइवर्स स्टेट इन एथनिकली डाइवर्स स्टेट है और ये सारी इश्यूज हैं जी इंट्रोडक्शन में आएंगे अब ये सारी उसके अंदर यूएस का 1789 में बता यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन किसने फ्रेम किया था हु फ्रेम दिस कॉन्स्टिट्यूशन जी रिमशा सही है नहीं yes confederate assembly jefferson was one of the benjamin jefferson ये सारे फ्रेमर्स में से थे बट उसको कन्फेडरेट असेंबली कहते हैं फिर को रेटिफाई किया था स्टेट्स ने स्टेट्स हैड टू रेटिफाई 13 स्टेट्स जिन्होंने रेटिफाई किया था उसको ऐसा ही था दे ड्राफ्टेड इट सायरा बट जो उसको रेटिफाई किया था उनकी स्टेट्स ने किया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कितने हैं जी 9 आउट ऑफ द 13 ने जब किया था तो अप्लाई होगा था यस इट्स द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जी 7 आर्टिकल्स हैं इसके ओनली 7 आर्टिकल्स ओके नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रांस की भी हिस्ट्री है जी अच्छा यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पुराना लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस पे चलते हैं फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोस्ट रिजिड भी हमारा ठीक है वैसे हमारा आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ आप सबको आप इसको मोस्ट रिजिड तो हम कह देते हैं बट मेरे सवाल के बाद शायद आप ना ये कह पाए आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कुरान उस्मान एग्जैक्टली सऊदी अरेबियन लॉ कहता है बेसिक लॉ ऑफ 1991 कहता है कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन कैन इट बी अमेंडेड तो मोस्ट रिजिड कौन हुआ एग्जैक्टली ऐसे कहेगा नहीं लिखेगा नहीं एक वैसे बता रहा हूं सर तो आप सबसे रिजिड कहना अमेरिका को आप ये कहते हैं द मोस्ट रिजिड ऑफ द डेवलप्ड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूएस है ऐसे कह लें हमारे कोर्स में था हम जब मास्टर्स कर रहे थे 16 मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कोर्स में थे नाइजीरिया और इजिप्ट और पता नहीं कौन कौन से सारे तो उनमें सऊदी अरेबिया भी था तो हमारे टीचर ने कहा था कि आपने काम करना है 8 हमारे एक साल में थे 8 कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे साल में थे तो हमारे टीचर ने कहा था कि सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए आपको अरबिक पढ़नी है तो लिटरली हमें वो हो रहा था लेकिन हमें फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पे हमें उसका लॉ पढ़ाया जाता है बेसिक लॉ जर्मनी का बेसिक लॉ कहलाता है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते बेसिक लॉ कहते हैं और यहां भी उसको बेसिक लॉ कहते हैं यूएस सऊदी अरेबिया के अंदर एनीहो लेट्स कम टू फ्रांस फ्रांस पे जाते हैं फ्रांस की भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जी मॉडर्न फ्रांस कब बना था किसी को पता है ऐसा नहीं आएगा अगर आपके एमसीक्यूज में आ जाए मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तो आप यूएस को लिखेंगे बेसिक लॉ है शहबाज वहां बेसिक लॉ कहते हैं नॉट द फिफ्थ रिपब्लिक रिमशा नॉट द फिफ्थ रिपब्लिक ओरिजिनल कह रहा हूं ओरिजिनल फर्स्ट रिपब्लिक कब बनी थी इस तरह से जरा मैं कर लेता हूं व्हेन वाज द फर्स्ट रिपब्लिक एस्टैब्लिश्ड (1799) में पहली वो यस साथ एग्जैक्टली 17 मेरे ख्याल में 1799 ही है आई एम नॉट नेपोलियन था साथ ये कंफर्म है क्योंकि वो पावर्स में 1799 में आया था तो वो अज्यूम 1799 दैट इज द टाइम जब मॉडर्न फ्रांस जो है उसने पहली दफा रिपब्लिक बना रिपब्लिक क्या होती है मैं डिफाइन कर चुका हूं दोबारा रिपीट कर रहा हूं रिपब्लिक इज दैट स्टेट इन विच हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड वो स्टेट जिसमें हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड हो
उसको हम रिपब्लिकन स्टेट कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, इंडिया में इलेक्टेड होता है। मेरा आपसे सवाल है, यूके में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है? आंसर इज यस और नो। नो। तो यूके जो है वो रिपब्लिक नहीं है, वो मोनार्की है। सारा आपने कहा 1789। अच्छा, मैं श्योर नहीं हूँ जी डेट पे, बट एनीहो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बना था, मैं उस पर श्योर नहीं हूँ, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। जो भी उस पर होगा उस पर कर लें। बस 2 मिनट है मुस्तफा, उसके बाद हम ब्रेक ले रहे हैं। तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन पहली दफा बना था 17 मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बना था, उसी टाइम फ्रेम में। 89 है या 99 है, जो भी टाइम है। पहली रिपब्लिक बनी, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, फिर चौथी बनी। जो करंट फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको 5th रिपब्लिक कहा जाता है, द करंट दैट वाज यस सायरा 1958 में 5th रिपब्लिक बनी। किसने कमेंट किया जी? मेरी किताब में लिखा है 1789, तो फिर मेरी किताब है तो ठीक लिखा होगा। जस्ट सिंह। तो 5th रिपब्लिक बनी, जो करंटली एनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। इनफैक्ट जो डेट है उसकी, दैट इज 4 अक्टूबर 1958, जिसके 3 दिन बाद अयूब खान साहब ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया था। बट एनीहाउ, फ्रांस के अंदर 1958 4 अक्टूबर 1958 को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, 5th रिपब्लिक। ये किसने बनाया था 5th रिपब्लिक? हु मेड इट? Yes, Saira, exactly. चार्ल्स डिगाल जी। इट्स कॉल्ड वन मैन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको वन मैन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये किसी असेंबली ने नहीं बनाया, एक बंदे ने बनाया। अब भुट्टो ने वन मैन नहीं था, भुट्टो असेंबली थी, यहां पे वन मैन है। इसके लिए एक दूसरा टर्म भी होता है जो एमसीक्यूज में अक्सर आता है। नो, देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी शहबाज, इट वाज डिगाल हिमसेल्फ ऑल अलोन। और इसको एक और लफ्ज भी यूज करते हैं इसके लिए, टाइटल, एंड इट इज कॉल्ड टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, कुछ नहीं लिखना। वन मैन आर्मी, वन मैन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और साथ इसको कहना है इट इज टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन। टेलर मेड से मतलब है दर्जी जिस तरह आपको सूट जो चीज कर रही हो बॉडी की फिटिंग के लिहाज से सूट बनाता है, तो इसी तरीके से फ्रांस के अंदर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टेलर मेड है, जो कि नेपोलियन कह रहा हूं, चार्ल्स डिगाल के इंटरेस्ट को देखकर बनाया गया था। पाकिस्तान के तीनों में से भी एक कॉन्स्टिट्यूशन को टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कौन सा? ये पाकिस्तान के एमसीक्यू में भी आ सकता है। यस साद, एग्जैक्टली 1962, अयूब खान साहब वाला। और अयूब खान साहब वाकई इंस्पायर भी थे उससे, डिगाल से। और आपको पता है, हमने जब डिगाल ने 1958 कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी असेंबली का नाम नेशनल असेंबली रखा, तो हमने अपने लोअर हाउस का नाम जो नेशनल असेंबली रखा था वो डिगाल से इन्फ्लुएंस होकर ही रखा था। बिकॉज डिगाल ने लोअर हाउस का नाम नेशनल असेंबली, अपर हाउस का नाम सेनेट, और हमारे अयूब खान साहब ने भी एक ही हाउस रखा नेशनल असेंबली, और बाद में हमने अपर हाउस का नाम सेनेट रख दिया। तो हमारे जो असेंबलियों के नाम हैं, हमने फ्रांस को कॉपी किया हुआ है, फ्रांस ने हमें कॉपी नहीं किया हुआ। प्लेजरिज्म हमारा है। अच्छा, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं कितने? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? एनी गेस? गूगल के बगैर? यस। नहीं हमजा, अभी भी 92 ही है मेरे ख्याल में। हमजा, मैंने तो लास्ट ईयर तक तो 92 ही थे। उससे पहले नोबल नाम था हाउस ऑफ पीपल। जरा कंफर्म करिएगा जी, लास्ट ईयर तक जो मैंने पढ़े थे 92 ही आर्टिकल्स से। हमजा लिखा है 89 है। हमजा, अगर आप अपना सोर्स शेयर कर लें। जी वी आर स्टिल ऑन फ्रांस जी, फ्रांस की बात कर रहे हैं। चले, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं 92 आर्टिकल्स ही हैं फ्रांस के अंदर। मे भी हमजा फिर 1-2-3 सालों में हुए हूं, 1-2 सालों में हुए, क्योंकि लास्ट ईयर तक मेरे पास 92 ही थे। इसको देखना पड़ेगा, फिर एकदम मैं कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा देख लूंगा। आई विल सी इट अगेन एंड वी कैन मेक करेक्शंस ऑन दैट। ओके, आगे चलते हैं। आखिरी रह गया टर्की का। टर्की नहीं, चाइना भी है। टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफरेंट रहे हैं। टर्की का पहला कॉन्स्टिट्यूशन तो कमाल अतातुर्क ने बनाया था 19
उसके अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ओके ओके सर, 1920s के अंदर पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया टर्की के अंदर, बट जो टर्की में करंटली वैलिड कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, दैट वाज फ्रेम्ड एनफोर्स्ड इन 1982। अच्छा, चाइना में भी और टर्की दोनों मुल्कों में 82 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आए हुए हैं रिसेंटली, मोस्ट रिसेंटली। टर्की के अंदर दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री मार्शल लॉ में बना था ये कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो टर्की के आर्टिकल्स हैं 132। अच्छा, टर्की और चाइना में मुझे मिक्स हो जाता है, एक के 177 है, एक के 132 है। मेरे ख्याल में टर्की 38, सॉरी 38, सर ठीक कह रहे हैं, 138 आर्टिकल्स। अब टर्की और चाइना में से एक के 138 है, एक के 177 है। अब ये मिक्स मुझे हो रहे हैं दोनों में से किसके हैं, बट आप देख लीजिएगा। अगर 138 177 टर्की के हैं, ओके, 177 टर्की के हैं, फिर चाइना के 138 है, ये आप उसको देख लीजिएगा। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन जी। फिर आखिरी चाइना पे आ जाते हैं, 1982। चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफरेंट हैं, डिफरेंट बनाते रहे, माओ ज़ेडुंग ने बनाया, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनते रहे, ये कोई पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बट जो करंटली एनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है 1982 का, और उसके आर्टिकल जो है वो 138 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स है। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो आप हर उसके अंदर लिख पाएंगे। जब जिस पे भी सवाल आएगा उसके वाले से आप बात कर सकते हैं। Either from SL Kelly, SL Kelly। चाइना का क्वेश्चन किसने बनाया था 1982 में? 82 में प्रेसिडेंट जो थे डेंग ज़ियाओपिंग थे मेरे ख्याल में, प्लीज करेक्ट मी, डेंग ज़ियाओपिंग मेरे ख्याल में, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 82 में। लेकिन चाइना में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कम्युनिस्ट पार्टी बनाती है। जी हमारा, जब आप इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो के बाद आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हेडिंग देखने शुरू कर दोगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा हो कि जी डिस्कस द क्वालिफिकेशन इलेक्शन, तो इंट्रो के बाद आप क्वालिफिकेशन लिखना शुरू कर देंगे। टर्की का मिलिट्री लीडरशिप जो 1982 में बनाया था, मार्शल लॉ में बना था वो। ओके जी, 7 मिनट की ब्रेक ले लें, और चाइना वाला पॉइंट में कर लेता हूँ, 7 मिनट की ब्रेक ले लें जी। क्वेश्चन कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होगा मेरा, उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। चाइना वाला पॉइंट, चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन 1982 में बना था, डेंग ज़ियाओपिंग वाज द कम्युनिस्ट पार्टी लीडर, और वहां पे उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने फ्रेम किया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसके आर्टिकल्स हैं 138।